जैसे कि हमने अभी तक आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाते आए हैं, आज हम कुछ ज्योग्राफी के विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसे हम भूगोल बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में किचन कहाँ है, भैया वाले का रूम कहाँ है, हमारा रूम कहाँ है, वो पता होता है। अतः सभी स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि अपने पृथ्वी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स भूगोल। ज्योग्राफी भूगोल, इसमें जियो और ग्राफी, इसमें दिया है जियो और ग्राफी। हम पहले ये समझेंगे कि ज्योग्राफी कहते किसे हैं। ज्योग्राफी कहते किसे? तो जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स टू स्टडी। अर्थ बोले तो पृथ्वी और स्टडी बोले तो अध्ययन करना। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी करना है। लेकिन इसमें एक वर्ड आया है जियो, जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ। तो जियो आया कहां से? जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो गोल है। बट गोल नहीं है, गोल जैसा है। गोल जैसा है, लगभग गोल जैसा है, क्योंकि नदियां हैं, पहाड़े हैं, उबड़ खाबड़ है, अप डाउन है। तो ये हमारी पृथ्वी लगभग गोल जैसा है, तो इसको जियो बोले। अगर मुख्य रूप से बोला जाए तो क्या है? जियोड। हमारी पृथ्वी किस रूप में है? जियोड रूप में है। हमारी पृथ्वी किस रूप में है? जियोड रूप में है। न कि नारंगी के तरफ, न कि संतरा के तरफ, न कि आलू के तरफ। किस तरह है हमारा पृथ्वी? जियोड तरह है। तो यहीं से जियोग्राफी, जियो मीन्स अर्थ यानी कि पृथ्वी, ग्राफी मीन्स टू स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के अध्ययन करना ही ज्योग्राफी। क्लियर है? जैसे पता है कि हमारा जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, हमारा पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ 4.6 बिलियन साल पहले हुआ। 4.6 बिलियन यानी कि 460 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 460 करोड़ साल पहले, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर। राइट? तो अचानक ये पृथ्वी तो बना ही नहीं होगा, इसके पीछे भी कुछ घटनाएं घटी होगी। इसके पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 मिलियन ईयर एगो, साल पहले। ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 मिलियन यानी कि 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? 1380 करोड़ साल पहले। और जो पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति हुई 200 लाख साल पहले। 200 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति कब हुई? 200 लाख साल पहले। जैसे कि सबसे हमने हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया था कि सबसे पहले मानव कहाँ देखने को मिला? अफ्रीका में। लेकिन वो असभ्य मानव थे। सभ्य मानव को पालना
एशिया महादेश को बोलते हैं। हमें हिस्ट्री पढ़ाया था। तो मानव की उत्पत्ति 200 लाख साल पहले, ब्रह्मांड 1380 करोड़ साल पहले और पृथ्वी 460 करोड़ साल पहले। ओके, यहां तक तो हमने जानकारी हासिल की कौन कब अस्तित्व में आया, परंतु ये हुआ कैसे, पृथ्वी ब्रह्मांड निर्माण हुआ कैसे, आइए हम इसको समझते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड था एक छोटा सा गोला में सिमटा हुआ था। बहुत इस गोले का घनत्व अत्यधिक है। एक छोटा सा ज्वालामुखी गोला में ये सिमटा हुआ था। अचानक क्या हुआ कि इसमें खिंचाव हुआ और विस्फोट हो गया। क्या हो गया? इस गोले में विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो फैलने लगा। विस्फोट होने के बाद ये फैलने लगा और इनकी दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। जो हमारा ब्रह्मांड है ये आज भी फैल रहा है। पता नहीं कौन सी शक्ति आज भी इसको खींच रही है। अगर जिस दिन ये शक्ति खींचना बंद कर देगी तो हो जाएगा सुपर क्रंच। बताएंगे सुपर क्रंच क्या होता है, इसको भी बताइए। तो पृथ्वी आज भी फैल रही है। विस्फोट होने के बाद में यहां पे एक एनर्जी निकली। यहां से क्या निकली? एनर्जी निकली। एनर्जी निकली जो तारे में तब्दील हुए, कुछ ग्रहों में तब्दील हुए, आकाश गंगा बने। इनकी दूरियां जो है तारों की आज भी ये फैल रही है, क्योंकि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। तो इससे जब एनर्जी निकली, इससे एटम बनना शुरू हो गया। इस एनर्जी से एटम बनना शुरू हो गया। तो विदिन 3 मिनट्स में पहला एटम बनके तैयार हुआ। फर्स्ट एटम 3 मिनट में बनके तैयार हुआ, जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल के नाम से हम जानते हैं। पहला आइटम विदिन 3 मिनट्स के अंदर तैयार हो गया। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी को किसने बनाया? गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया। एक लॉजिकल चीज बता रहा हूं, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया गॉड पार्टिकल। फर्स्ट एटम विदिन 3 मिनट्स बनके तैयार हो गया। ओके, इसमें ग्रह हुए, तारे हुए, फिर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसमें आकाश गंगा हुए। बताऊंगा आकाश गंगा किसे बोलते हैं? गैलेक्सी। जैसे सैमसंग मोबाइल निकालते हैं ना, सैमसंग गैलेक्सी, ठीक, वहीं से सब लाते हैं ऐसा वर्ड। तो यहां पे तारे का निर्माण हुआ, तारा बना। क्या बना? तारा बना। तो अब हम तारे के बारे में जानेंगे। इसको हटा देते हैं। बता दे रहे आपको, फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज, एंड कहीं कहीं जो लुसेंट जो नॉर्मल बुक है उनमें हिकेटियस भी देता है। हिकेटियस भी देता है। तो ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो इसको आप लोग देख लेना। अगर दोनों रहा तो एराटोस्थेनीज लगा देना, अगर एराटोस्थेनीज नहीं रहा तो हिकेटियस लगा देना। करेक्ट। तो यहां पे फिर तारा बना, तारा स्टार। तारा का निर्माण कैसे हुआ कि तारा बना तो कैसे बना? तो तारा बनने से पहले एक गैसों का बादलीय गोला था। तारा बनने से क्या था? गैसों का बादलीय गोला था, जिसे हम निहारिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निहारिका। निहारिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम निहारिका कहते हैं।
इसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेबुला। और हिंदी में निहारिका। तो तारा बनने से पहले ये गैसों बादलों का घेरा हुआ गोला था। तो ये संलयन द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा ये सिमट गए, खिंचाव हो गए, इनमें क्लोज हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो जब नाभिकीय संलयन हुआ इसमें, तो इसमें ज्वाला आग लग गया। तो जलती हुई पदार्थ को क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। तो जलती हुई पदार्थ को तारा है। तो ये हमारा हो गया स्टार, तारा। ठीक। तारा बनने से पहले निहारिका। तारा बनने से पहले निहारिका। इंग्लिश में नेबुला। उसके बाद ये बन गया तारा। ग्रेविटेशनल फोर्स से नाभिकीय संलयन हुआ, इसमें ऊर्जा एकत्रित हुआ और इसमें आग लगा, जिससे जलने लगा और जलते हुए पदार्थ को तारा कहा। तारा कहते किसे? स्टार। तो तारा का अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। क्या पृथ्वी तारा है? क्या चंद्रमा तारा है? नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास में ना अपना ऊष्मा है और ना अपना प्रकाश है, इसलिए पृथ्वी चंद्रमा तारा नहीं। तो तारा का क्या होगा? अपना प्रकाश, अपना ऊष्मा। यानी कि हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में। तो तारा में होता है नाभिकीय संलयन क्रिया होता है, नाभिकीय संलयन। तारा में नाभिकीय संलयन। तो पूछा जाएगा कि तारा में विखंडन की संलयन, तो संलयन। तारा में नाभिकीय संलयन, विखंडन नहीं होता। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में। और इसमें काफी टेम्परेचर होता है, ताप होता है, जबकि इसका 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना? 7000 डिग्री सेल्सियस। और इतना बड़ा ताप होने के बाद ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि तारा एक है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो बहुत से स्टूडेंट गैसीय अवस्था में मार दिए थे, बट वो गलत था। जो 7000 डिग्री सेल्सियस के तापमान जब आता है तो प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। अगर सरिया को, रॉड को हम तपाते हैं, इसको बनाने के लिए आग में जलाते हैं तो लाल हो जाता है, वो भी प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। तो प्लाज्मा अवस्था, तारा किस अवस्था में? प्लाज्मा। तारा किस अवस्था में? प्लाज्मा। तो इसलिए गैसीय अवस्था इसका गलत ऑप्शन कभी नहीं होगा, जो कि बहुत से स्टूडेंट लगभग गलत कर देते हैं। क्लियर है? ओके। तो तारे का रंग होता है, क्या होता है? रंग भी होता है। तारे क्या होता है? रंग। तो कौन किस कंडीशन में लाल होता है, किस कंडीशन में श्वेत होता है और किस कंडीशन में नीला होता है, हम इसको समझेंगे। अगर तापमान नॉर्मल हो, तापमान नॉर्मल हो तो लाल दिखाई देता है। लाल इसलिए दिखाई देता है कि जो तारे के अंदर ईंधन होते हैं
तो बीच से निकल जाता है और तारा फैल जाता है, इस कारण से तारा लाल दिखाई देता है। तो तापमान इससे ज्यादा हो तो तारे श्वेत दिखाई देंगे, और सबसे ज्यादा तापमान हो तो तारे नीला दिखाई देंगे। यानी कि हम इस भाषा में बोल सकते हैं कि जो तारों का रंग है वो तापमान पर निर्भर करता है, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। बात समझ आया? पृष्ठीय तापमान पे तारों का रंग निर्भर करता है। देखते हुए आकाश में, अरे वो तो लाल सा दिख रहा है। अगर लाल सा दिख रहा है तो इसका मतलब समझिए कि उसका ईंधन खत्म हुआ है, कुछ बचा है, उसका जो हीट है उससे ज्यादा उसमें हीट है तो श्वेत, कुछ तारे श्वेत में दिखते हैं, कुछ तारे देखते होंगे आसमान में नीला भी दिखता है। तो उसका पृष्ठीय तापमान के कारण उसका जो तारे का रंग है लाल, श्वेत और नीला दिखाई देता है। बात समझ में आई? ओके। और क्या हो गया? तारा हो गया। अच्छा ये बताओ, परमाणु बम में नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन? परमाणु बम में नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन, और आदमी में ये विखंडन भी कर सकता है और दोनों। बात समझ में आई? अभी तक जो सूरज जो हमारा है, सन है, उसमें से 24% यानी कि 24% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। 24%। अभी 75% बचा है और 1% में बाकी सब गैस है। जिस दिन पूरा के पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा। बहुत समय लगेगा जब तक हम लोग निपट लेंगे। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं तारे का, हमने रंग पढ़ लिया, अब तारे का आकार पढ़ते हैं। लाल दानव, श्वेत वामन और काला वामन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर तारे का ईंधन समाप्त हुआ तो लाल चमकना शुरू कर दिया, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। उससे कम और उससे ईंधन ज्यादा खत्म हुआ तारे का तो श्वेत चमकना शुरू हो गया तो श्वेत वामन। उससे भी कम यानी कि पूरा के पूरा तारे का ईंधन खत्म हो गया तो काला वामन, माने जो चमकना छोड़ दिया तारा वो क्या हो गया? काला वामन। गाना सुनते हो ना, तारों ने चमकना छोड़ दिया, दिल की अब बातें क्या बोले। अरे क्या हो गया? तारों ने चमकना छोड़ दिया, वो काला वामन हो गया है? बोलता है लड़कियों, सब लड़कियों चाहे हीरो हीरोइनिया देखते हो पिक्चर में, जब ऐसे भी हम देखते हैं कि तुम्हारे लिए हम तारे तोड़ के ले आ देंगे। अरे जाओ ना वहां तारा तोड़ के लाओ, 7,000 डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा में ही बदल जाओगे। लड़कियां सब एक मान जाती है कि हाँ सही बोल रहा है, कितना मानता है हमको ना, है? क्योंकि इसे पता चलता है कि ज्योग्राफी कितना ही लोग का स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो ज्योग्राफी पढ़ी है तो बोली हाँ जल्दी जाओ तारा तोड़ के ले आओ, तुरंत प्लाज्मा बन जाओगे वहां पे, तो समझ जाएगा कि हाँ ज्योग्राफी पढ़ी है। ठीक है, ओके। तो काला वामन चमकना बंद कर देगा, ये
कम चमकेगा, ये कम चमकेगा और श्वेत बामन उससे कम, तो चमकना बंद कर दे तो काला। इसके बारे में पता चला। तारों ने चमकना छोड़ दिया है कि ऐसी स्थिति कब होती है? छोटे तारों में। कौन सी तारों में? छोटे तारों में ऐसी स्थिति होती है। तो सर बड़े तारे में क्या होता है? तो बड़ा तारा भड़क जाता है। अरे भड़कने का मतलब विस्फोट। बड़ा तारा क्या होता है? भड़क जाता है, यानी कि विस्फोट हो जाता है। उसके बारे में बता देते हैं। चीजें समझ में आ रही है? तारा विस्फोट करता है, चलो मान लो बड़ा तारा, तो ये अभिनव तारा में तब्दील हो जाता है। नाम सुने हो? अभिनव तारा में इसको बदल जाता है। और जब अभिनव तारा टूटता है, बड़ा तारा जब टूटता है, तो न्यूट्रॉन, कौन सा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से टूटकर पल्सर, पल्सर से टूटकर क्वेसर। बात समझ में आ रही है? अभिनव तारा जब टूटता है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ठीक है। न्यूट्रॉन सबसे बड़ा होता है तारा, ये सबसे बड़ा होता है। पल्सर चमकीला होता है, पल्सर चमकीला होता है। और क्वेसर चुंबकीय होता है। क्या होता है? चुंबकीय। चुंबकीय, इसमें चुंबकीय शक्ति होती है, खिंचाव। तो क्वेसर चुंबकीय, पल्सर चमकीला, न्यूट्रॉन सबसे बड़ा। यही न्यूट्रॉन जब टूटता है, सभी न्यूट्रॉन नहीं, कोई क्यों न्यूट्रॉन जो सूर्य के आकार से 3 गुना होता है लगभग, जब ये न्यूट्रॉन टूटता है, तो यही इसी में से न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन ब्लैक होल बन जाता है। क्या बनता है? ब्लैक होल। नाम सुने ब्लैक होल का? क्या बन जाता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन टूटकर क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल बोले तो देखो क्या होता है, जैसे आप लोहा को गर्म कीजिएगा, जैसे लोहार गर्म करता है भट्टी में, एकदम लाल आकार का हो जाता है। उसको जिधर बोलिए जो बनाना होता है उधर मोड़कर बना देता है, क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। और जब वही ठंडा हो जाएगा तो उसका घनत्व जब सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? चीजें समझ में आ रही है? जब न्यूट्रॉन उस समय हिट है, तो वही न्यूट्रॉन जब सिमट जाएगा, सिमटने के बाद में वो जब ठंडा हो जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो वही घनत्व इतना बढ़ जाएगा कि प्रकाश को, इतना घनत्व बढ़ जाएगा उसका कि प्रकाश को क्रॉस नहीं होने देगा, एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाने देगा। इतना घनत्व ब्लैक होल का बढ़ जाता है। यानी कि 1 चम्मच ब्लैक होल का भार 10 हाथी के बराबर है। तब तुम लोग को हो रहा है सर 1 चम्मच ब्लैक होल है और 10 हाथी के बराबर हो जाएगा। चाइना 1 चम्मच ना कोरोना छोड़ा था कि पूरा दुनिया हिला दिया? ये नहीं हो सकता है, होता है, रियलिटी है। तो 1 चम्मच ब्लैक होल का भार 10 हाथी के बराबर है। चीजें समझ में आ रही है? ओके। न्यूट्रॉन टूटता है वो ब्लैक होल बन जाता है। अगर पृथ्वी को और हमें डर है तो सिर्फ ब्लैक होल से ही डर है। जैसे कि एक हाथ में आलू ले लीजिए और एक हाथ में पानी पूरी जो खाते हैं, बड़ी चाव से लड़कियां सब ज्यादा खाती है, तो हमको फोक्चा खाना है ना, तो पानी पूरी ले लीजिए और एक हाथ में आलू ले लीजिए, दोनों को टकराइए, क्या होगा? फोक्चा टूट जाएगा। इतना बड़ा घनत्व है ब्लैक होल का कि अगर धरती से, अगर पृथ्वी से टकरा गया तो वही हाल जो पानी पूरी का हाल हुआ है वही हाल पृथ्वी का हो जाएगा। जैसे हमने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कयामत आएगा, हमारे ग्रंथों में बोलते हैं कल की अवतार आएगा, लिखा गया है ना,
कल की अवतार होगा, वो कयामत अवतार कहीं नहीं होगा। जिस दिन ब्लैक होल पृथ्वी से टकरा गया तो ऊपर से अंगारे बरसेंगे प्लाज्मा में। भाई कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, तो प्लाज्मा साथ गला देगा ऐसे। बात समझ रहे आ रहा है ना। तो ये ब्लैक, तो ब्लैक होल का सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ब्लैक होल। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ब्लैक होल। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ब्लैक होल। ओके, तो ये हमने इधर आपको पढ़ाया था श्वेत बामन, काला बामन, लाल दानव। इधर पढ़ा दिया अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर। लेकिन सर ये किस स्थिति में ऐसा होता है? किस स्थिति में ऐसा होता है? जब न्यूट्रॉन जब टूटता है, अगर 1 पॉइंट सन इंटू 1.44 से छोटा हो, क्या छोटा हो, तो ये कंडीशन श्वेत बामन, काला बामन, लाल दानव। 1.44 से छोटा हो, सन इंटू साइज घनत्व, हाँ सूरज का घनत्व इंटू 1.44 से छोटा हो तो श्वेत बामन, काला बामन बनेंगे। अगर 1.44 से बड़ा हो तो अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर में। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर? यस सर। नहीं आ रही है? तो इसी में से हमने तारा के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा तारे से हटकर चलते हैं, दूसरी दुनिया में थोड़ा झाक झाक कर लेते हैं, ठीक है? हटा दें? यस सर। आकाश गंगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यस सर। है? यस सर। आकाश गंगा गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा। आकाश गंगा का आप नाम सुने होंगे। एक आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। एक आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। और ऐसे ऐसे आकाश गंगा ब्रह्मांड में कितने हैं? 100 अरब आकाश गंगा। कितने हैं? 100 अरब आकाश गंगा ब्रह्मांड में। आकाश गंगा 100 अरब और 1 अरब में 100 अरब तारे। समझ रहे हो कितना बड़ा ब्रह्मांड है? हैं? बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हम इसी में कहीं छुपे होंगे प्रभु भगवान। हमको तो लगता है वही खींच रहे हैं क्या ये आज ही ब्रह्मांड जो बढ़ रहा है। जैसे खींचना बंद कर दिए ना तो हम लोग सिमट जाएंगे कहाँ? सूरज के पास, सन के पास। अब पता है वहां तक प्लाज्मा अवस्था में हो ही जाना है। बात समझ में आ रही है? चलो बताएंगे सुपर क्रंच वही होगा। तो 100 एक आकाश गंगा में कितने तारे? 100। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि लाखों अरबों तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। बोल सकते हैं ना? तो बोलने में दिक्कत, कोई परेशानी? यानी कि लाखों करोड़ों अरबों माने तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ऐसे धूल, कण इत्यादि गैस, डिफिनेशन जाइएगा तो दिया हुआ है, बट बातें समझने के लिए धूल, गैस, कणों के आकाश गंगा इसका डिफिनेशन है उसमें बुक में करके। लेकिन 100 अरब तारा, समझ रहे हो? तो तारे को समूह को क्या कहेंगे? आकाश गंगा। क्या कहेंगे? आकाश गंगा। और इसी कितने आकाश गंगा हैं? 100 अरब आकाश गंगा है। कितने आकाश गंगा है? 100 अरब। कितने आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा है। और उसी आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हम रहते हैं। उसी आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में हम रहते हैं। और जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा के नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। बात समझ में आ रही है ना? हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? किस गैलेक्सी में? मंदाकिनी गैलेक्सी में हम
रहते हैं। बातें क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो क्या है कि मंदाकिनी गैलेक्सी में हम रहते हैं। यहाँ पे मान लो सूरज सन, ठीक, यहाँ पे क्या है? सूर्य है। तो हमारे से सबसे नजदीकी तारा, हमारे से सबसे नजदीकी तारा, हमारे सबसे नजदीकी तारा सूर्य। ये सूर्य देखो सभी परिक्रमा कर रहे हैं, माने सभी भाग रहे हैं, कोई अस्थिर नहीं। सूर्य परिक्रमा कर रहा है मंदाकिनी का, यानी कि आकाश गंगा का। और हमारा यहाँ सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, हम परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य का। हमारा परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। सभी परिक्रमा, सभी भाग रहे हैं, कोई अस्थिर नहीं है। तो जब ये सूर्य परिक्रमा कर रहा है मंदाकिनी का, अपना आकाश गंगा का, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, कितनी? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दिल्ली कितना है? 1000 किलोमीटर 4 सेकेंड में दिल्ली, 4 सेकेंड में दिल्ली। तो ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से सूरज आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। इतनी इसकी तेज रफ्तार है। इसको फिर भी इतना तेजी गति से 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से जब चल रहा है, परिक्रमा कर रहा है आकाश गंगा, फिर भी इसको आकाश गंगा को परिक्रमा करने में 25 करोड़ साल समय लगता है। कितना? 25 करोड़ साल इसको समय लगता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष नाम सुने हो ना? सुने हो नाम? नहीं सुने हो? जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो कितने साल का ब्रह्मांड वर्ष? 25 करोड़ साल का ब्रह्मांड वर्ष। बात समझ में आ रही है? सूर्य ने सर, हैं? मतलब ब्रह्मांड ने जो परिक्रमा कर रहा है आकाश गंगा का, अपनी मंदाकिनी का, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कर रहा है। इसको एक परिक्रमा करने में लग जाता है 25 करोड़ साल। इसी 25 करोड़ साल को परिक्रमा को हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो ये हमारा मंदाकिनी है, तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल केंद्र में पाया जाता है। कहाँ? केंद्र में पाया जाता है ब्लैक होल। तो केंद्र में जब ब्लैक होल पाया जाता है तो सबसे ज्यादा इसका ब्लैक होल की संख्या आकाशगंगा के केंद्र में। जितने भी तारे टूटते उठते हैं, जो कि ये वर्ल्ड बताया, काला बामन, श्वेत बामन, इधर खत्म हो जाता है, तो सब आ जाते हैं केंद्र में। तो सबसे ज्यादा तारे केंद्र में, सबसे ज्यादा घनत्व आकाशगंगा के केंद्र में, सबसे ज्यादा ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र में। और इसी केंद्र को कहा जाता है वर्ल्ड। वर्ल्ड, इस केंद्र को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड। बात समझ में आ रही है? इसी केंद्र को कहा जाता है वर्ल्ड। क्लियर है? हर गैलेक्सी में ये कंडीशन होती है। ठीक, अपना गैलेक्सी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा और देख लेते हैं। और हम एक और गैलेक्सी देखेंगे। और सूर्य के बगल में एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के बगल में। तो हमसे सबसे नजदीकी हो जाएगा सूर्य, और दूसरी नजदीकी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर सूर्य से नजदीकी पूछा जाए तो प्रोक्सिमा, सूर्य से नजदीकी प्रोक्सिमा, और हमारे से नजदीकी सूर्य, और सूर्य से नजदीकी प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमारे मतलब पृथ्वी,
हमारे बोले तो हमारे घर द्वार में पूरा पृथ्वी। तो अगर हमारे से दूसरी दूरी पूछा जाए तो सीमा सेंचुरी की, और पहली दूरी नजदीकी की किसकी? सूर्य। ठीक, तब चलते हैं और आकाशगंगाओं को देख लेते हैं। बातें समझ में आ रही है? क्लियर? ये भी एक आकाशगंगा है, ये भी एक आकाशगंगा है। इसको देवयानी के नाम से जानते हैं। देवयानी, देवयानी आकाशगंगा। देवयानी कौन सी? देवयानी। देवरानी? देवरानी बोल रहा है। देवयानी, ओके। देवरानी नहीं ना, ओके। देवयानी क्या? देवयानी। इसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहेंगे। एंड्रोमेडा, ठीक है। देवयानी को इंग्लिश में एंड्रोमेडा। अब देखो, ये देवयानी हो गया आकाशगंगा। तो हमारी आकाशगंगा के यानी कि मंदाकिनी के नजदीकी आकाशगंगा देवयानी। मंदाकिनी आकाशगंगा की नजदीकी आकाशगंगा देवयानी। आकाशगंगा जो गैलेक्सी है, हम मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। सभी आकाशगंगा मंदाकिनी आकाशगंगा नहीं हो सकती है। सभी आकाशगंगा मंदाकिनी आकाशगंगा नहीं हो सकती है, लेकिन मंदाकिनी आकाशगंगा आकाशगंगा हो सकती है। मैंने सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नाम है नहीं है, लेकिन हमारी जो आकाशगंगा है उसका मंदाकिनी नाम है। ये मैं समझ, ये हो गया एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। और एक यहाँ पे आकाशगंगा, इसका नाम है NGCM-33। NGCM ये एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से NGCM है। 4 को ऑप्शन दे दिया था, जिसमें एक ऑप्शन था गैलेक्सी का भी। अब जो नहीं पढ़ा था तो सोचा कि केमिस्ट्री का तो कहीं मैथ तो नहीं पूछ दिया NGCM-33। इसको नहीं पता था कि केमिस्ट्री का सवाल तो नहीं दे दिया, लेकिन जो NGCM-33 क्या है? आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। बात समझ में आ रही है? और ये तीनों आकाश गंगाओं को मिलाकर क्या? ये तीनों आकाश गंगाओं को मिलाकर के इसे हम सुपर क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। तीनों आकाश गंगाओं के समूहों को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तीनों आकाश गंगाओं के समूह को। आकाश गंगा के केंद्र को क्या बोला गया? वज्र बोला गया। मंदाकिनी के नजदीकी आकाशगंगा जिसे एंड्रोमेडा कहा गया। फिर NGCM-33। अरे CM PM होते हैं तो लास्ट वाला CM है, 33 याद रहेगा। CM PM होते हैं ना, तो इसको CM PM से CM याद कर लो, 33 बाकी तो NG कहीं दिख ही जाएगा। नेशनल गार्ड NG, नेशनल गार्ड CM 33 याद रहेगा। तो NGCM क्या है? एक आकाश गंगा। हाँ, CNG एक डाटा तो NGCM और समझा गए। तो तीनों आकाश गंगाओं के समूहों को क्या कहेंगे? सुपर क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर। हमारे से सबसे नजदीकी स्टार सूर्य। देखो सूर्य स्टार है, उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया क्योंकि घर परिवार में जो सबसे नजदीक रहता है बबुआ रे, बबुली रे बोलते हैं ना, क्योंकि प्यारा हो जाता है। तो इसलिए सूर्य हमारे लिए नजदीक था, प्यारा हो गया, इसे हम सूर्य नाम दे दिए। और एक प्रोक्सिमा सेंचुरी के भी नजदीक था, तेरो नाम रख दिए। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हुए चलेंगे और हर पार्ट को एकदम डिटेल में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा,
और उसके बाद में देखिए आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे, तो आपको खुद इस बातों को महसूस होगा। जय हिंद।